सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 3 कक्षा 9वीं विषय हिंदी उपविषय दोहराई पाठ 2 लहासा की ओर व संवाद लेखन। प्रश्नोत्तर हल व्याख्यान 2। लेखक के संक्षिप्त परिचय। लेखक कौन है इस पाठ के? राहुल सांकृत्यायन। कैसे थे लेखक? लेखक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, निबंध व यात्रा वृत्त की विधाओं में साहित्य सृजन किया है। अर्थात साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं। हम गद्य लेखन को उपन्यास के रूप में लिख सकते हैं, कहानी के रूप में लिख सकते हैं, आत्मकथा के रूप में लिख सकते हैं, निबंध के रूप में लिख सकते हैं, यात्रा वृत्तांत के रूप में लिख सकते हैं और पद्य को हम दोहों, चौपाइयों, पदों के रूप में भी लिख सकते हैं। यात्रा वृत्त, लेखक ने जो ये पाठ रखा है लहासा की ओर, ये उन्होंने यात्रा वृत्त में लिखा है और यात्रा वृत्तांत में लेखक का जो स्थान है वो अद्वितीय है, अर्थात उनके समान कोई दूसरा नहीं है। इन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की, अर्थात घूम घूम कर लिखा है, इसलिए इनके शास्त्र भी घुमक्कड़ी शास्त्र कहलाए। इन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया है कि घूमने का क्या उद्देश्य होता है, लाभ क्या होता है। घूमने से देखिए बेटा, हमें अलग अलग देशों की जानकारी मिलती है, वहां के रहन सहन, खान पान, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक व्यवस्था का पता चलता है, वातावरण का पता चलता है। लेखक ने यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ का अर्थ होता है घूमने वाला। देखो, यात्रा वही लोग करते हैं जिन्हें घूमने की आदत होती है। इस पाठ में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। देखिए, तिब्बत यात्रा जो उन्होंने नेपाल तिब्बत मार्ग से की थी, लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है। उनकी जो लहासा की यात्रा थी वो आसान नहीं थी, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने उस यात्रा को सफल किया था। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी मिलती है कि उस समय तिब्बत में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। लेखक ने तिब्बत की यात्रा नेपाल के मार्ग से की थी, क्योंकि उस समय दूसरे रास्ते बंद थे। कौन सा था वो दूसरा रास्ता? फरीकलिंग पोंग। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी, क्योंकि वही रास्ता खुला हुआ था, व्यापारिक रास्ता भी था और लोगों के जाने का भी मार्ग था। यह व्यापारिक व सैनिक रास्ता भी था। उस समय वहां पे चीनी पलटन रहा करती थी, लेकिन अब चीनी फौजियों ने उन किलों को छोड़ दिया है, इसलिए वो किले अब परित्यक्त किले हो गए हैं। और अब ये परित्यक्त किले थे जिनमें किसान रहते थे, क्योंकि सैनिक छोड़कर जा चुके थे, खाली थे, इसलिए वहां खेती करने वाले किसान वहां रहने लगे थे। लेखक भी यहाँ चाय पीने के लिए रुका था, क्योंकि वहीं से आगे बढ़ने का रास्ता था। थका हुआ था, इसलिए लेखक ने सोचा थोड़ी देर रुककर वहां चाय वाय पीकर आगे की यात्रा प्रारंभ करूंगा। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें भी थी, ठीक है। अगर कठिनाइयां थी तो अच्छी बातें भी थी। तिब्बत में जाति पाति की कोई भावना नहीं थी। यहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। अपरिचितों को घर में प्रवेश करने की अनुमति थी। यात्रियों को अगर संदेह हो तो वो खुद भी चाय बना सकते हैं। देखिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि उसे डाकुओं का डर था, ठंड का सामना करना पड़ा था, धूप का सामना करना पड़ा था। जाति पाति की भावना नहीं थी, अच्छी बात थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी, अर्थात वहां पर नारी जाति का सम्मान किया जाता था। अपरिचितों को घर में प्रवेश करने की अनुमति थी, यानी कि आप किसी भी घर में जाकर के अपने लिए चाय बनवा सकते थे, क्योंकि अगर बैठक का रास्ता रसोई से दूर हो तो आप खुद भी चाय बना सकते थे कि अगर आपको लगे कि आपके द्वारा दिया गया मक्खन, सोडा या नमक कम डाला है तो आप खुद भी जाकर के बना सकते थे। लेकिन वहां निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। शाम के समय वहां के जो लोग थे वो छंग पीकर यानी शराब पीकर अपने होश खो बैठते थे। इस परित्यक्त किले से चाय पीकर लेखक चलने लगा तो राहदारी मांगने वाले को दोनों चीटें दी, क्योंकि उन चीटों के माध्यम से ही लेखक यानी उन पर्चियों के माध्यम से ही लेखक को आगे जाने की इजाजत थी। वो उनके प्रवेश पत्र थे एक तरीके से। सुमति के साथ होने के कारण लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई, जबकि पिछली बार उन्हें भद्रवेश भी अच्छा स्थान नहीं दिला पाया था, क्योंकि सुमति उनके साथ नहीं थे। वहां के लोग अपनी जान पहचान के लोगों को तो घर में प्रवेश करने देते थे, लेकिन अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आपको घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। अब लेखक को सबसे खतरनाक दांडे थोंडला पार करना था। दांडे जो सबसे खतरनाक जगह थी थोंडला की, उसे पार करने के लिए लेखक की यात्रा शुरू हो चुकी थी। दांडे कैसा था? क्योंकि नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। यदि किसी की हत्या भी हो जाए
तो पुलिस और खुफिया विभाग को कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर पुलिस सरकार जो थी वो खुफिया विभाग और पुलिस पर ज्यादा पैसा नहीं लगाती थी, इसलिए वो भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते थे। डाकुओं के लिए अच्छी जगह थी, क्योंकि निर्जन स्थान था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। डाकू पहले आदमी को मारते थे फिर लूटते थे, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो लाठियों की तरह बंदूकें हाथ में लेकर घूमते थे। अब डाकू को डर होता था कि अगर मैंने इसे पहले मारा नहीं तो पता चले इसके पास भी हथियार है और ये मुझे ही पहले मार दे, इसलिए वो पहले उन्हें मारते थे फिर उन्हें लूटते थे। लेखक को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेखक तो भिखमंगे के वेश में था, उसे वो क्या लूटते। अगर वो कोशिश भी करते तो लेखक अपनी जीभ बाहर निकालकर कुची कुची दया दया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगता था, इसलिए वो बच जाता था। क्योंकि लेखक का वेश भिखमंगे जैसा था। जब यात्रा बहुत ऊंची दिखाई दी तो लेखक ने सोचा कि चलो 2 घोड़े कर लेते हैं, और वो चलते गए। वातावरण बहुत मनोरम था, सुंदर था। पहाड़ों की ऊंचाई 17-18 हजार फीट थी। दोनों ओर पहाड़ थे, कुछ पर बर्फ थी, कुछ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात कुछ पर हिमालय बर्फ से ढका हुआ था और कुछ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात उनमें ना तो हरियाली थी ना ही बर्फ थी। सर्वोच्च स्थान दांडे के देवता का स्थान था, जो सबसे ऊंचा स्थान था, जिसे रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। रंग बिरंगी झंडियों का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर जब बिल्कुल माहौल शांत होता है, कुछ भी गलत नहीं होता, हर जगह खुशी का वातावरण होता है, तो वहां पर हमेशा आप किसी भी बौद्ध धर्म के मंदिर या मठ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर रंग बिरंगी झंडियां सजाई गई होती हैं। लेकिन अगर वहां किसी बौद्ध धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो झंडियां रंग बिरंगी झंडियों से हटाकर श्वेत झंडियों के रूप में बदल दी जाती हैं। अब लेखक को उत्तराई की ओर जाना था, लेकिन लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे धीरे चल रहा था। घोड़े किए थे ना उन्होंने, तो लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत धीरे चल रहा था। अगर वो उसे चलाने की कोशिश करता तो वो और रुक जाता था, इसलिए लेखक अपने मित्रों से पिछड़ गया। लेखक अपने मित्र सुमति से पिछड़ गए। लेखक को 4 बज गए। सुमति देर होने के कारण लेखक से नाराज हो गया। मंगोल जाति का था सुमति, इसलिए पहले ही लाल था उसका चेहरा, और गुस्से में तो वो और लाल हो गया। लेकिन जब लेखक ने उसे अपने देरी से पहुंचने का कारण बताया कि वह 1.5 मील पीछे रह गया था, गलत रास्ता चुन लिया था, घोड़ा धीरे चलने वाला था, तो सुमति मान भी गए। अब लेखक तिंद्री के विशाल मैदान में थे। सुमति के यजमान थे वहां पर। सुमति वहां जाना चाहते थे, क्योंकि सुमति कौन थे, बहुत भिक्षुक थे, और गया से क्या कर लाते थे, गंडे लाते थे, लोगों में बांटते थे। गंडे खत्म होने के बाद किसी भी कपड़े के गंडे बना देते थे, लोगों में बांट देते थे। लोग भी अंधविश्वासी थे, उन्हें पता नहीं होता था कि वो किस चीज के गंडे खरीद रहे हैं। लेकिन लेखक ने उसे मना कर दिया, क्योंकि क्या करते थे, लेखक ने इसे मना किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये चला गया तो 1 हफ्ते से कम समय में लौटेगा नहीं, और जो लेखक की यात्रा है वो धीरे हो जाएगी, अर्थात देर हो जाएगी उसे। अब गंडे खत्म हो जाने पर वो किसी भी कपड़े के गंडे बनाकर बांट देते थे। लेखक उन्हें जाने से रोक दिया। लेखक ने उससे कहा कि लंकोर पहुंचने पर वह उसे उतना ही पैसा दे देगा जितना वह इन गांवों में जाकर कमाएगा। तिब्बत की कड़ी धूप व कड़ी सर्दी ने लेखक की यात्रा को मुश्किल बना दिया था। अब लेखक को मैंने बताया था आपको कि ये जो यात्रा थी वो कठिनाइयों से भी भरी हुई थी, क्योंकि लेखक ने जब यात्रा शुरू की तब 10 से 11 बज चुके थे, और धूप जो थी वो बहुत तेज हो गई थी। 2 बज चुके, रास्ते में 2 बज गए चलते चलते। माथे पर गर्म धूप सीधी पड़ रही थी, पीछे से कंधा बर्फ से ठंडा हो रहा था, तो लेखक को सामान भी खुद उठाना पड़ा, क्योंकि भरिया नहीं मिला। भरिया कौन होते हैं, जो तिब्बत में कह सकते हैं पहाड़ी इलाकों में क्या करते हैं, सामान उठाने का कार्य करते हैं। लेखक को खुद सामान उठाना पड़ रहा था। सुमति के अपने यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो लेखक को शेखर विहार की ओर लेकर चल पड़े। तिब्बत की जो जमीन थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास में था, अर्थात मठ के लोग ही उसे संभाला करते थे। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का नाम लेकर के वो लोगों से क्या कहते थे कि मुफ्त में मजदूरी करा लेते थे। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते थे, जो किसी राजा से कम नहीं होते थे, अर्थात उन्हें किसी राजा से कम आदर नहीं दिया जाता। वहां एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। शेखर के मुखिया का नाम भिक्षु नमसे था, जो बहुत ही सज्जन, स्नेही और दूसरों का आदर करने वाले भिक्षु थे। पोथी का वजन 15 सेर से कम नहीं था। सुमति भी अपने यजमानों से मिलकर वापस आ गया। लेखक का मन था कि वह अभी उन बौद्ध धर्म की पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। देखिए, जो बौद्ध मंदिर में 103 पोथियां रखी हुई थी उसमें बुद्ध के वचन थे। शेखर के मुखिया का नाम जो भिक्षु नमसे था वो बहुत ही सज्जन और स्नेही व्यक्ति थे। उन्होंने भिखमंगे का वेश होने के बावजूद भी लेखक और सुमति को अच्छा आदर सम्मान दिया था। पोथियों का वजन जो था वो एक पोथी का वजन 15 सेर यानी 15 किलो से कम नहीं था। सुमति भी अपने यजमानों से मिलकर
चले गए थे मिलने के लिए। लेखक ने उन्हें भेज दिया था ताकि वो खुद दिन वहां लगाएं और लेखक उन पोथियों को पढ़ पाए। लेखक का मन था कि वह अभी भी उन बौद्ध धर्म की पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि सुमति कुछ दिन बाहर ही रहते। लेकिन सुमति अगले दिन ही जब वापस आ गए तो उन्हें भिक्षु नमसे से विदाई लेकर जाना पड़ा। लेखक की लहासा की यात्रा का वर्णन यहीं तक है। उनकी यात्रा यहाँ समाप्त हो गई थी। उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था कि वो बौद्ध वचन की पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे। दूसरी बात अगर हम करें तो इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि एक अच्छा मित्र हमेशा अपने मित्र की सहायता करता है, जिस तरह सुमति ने लेखक की सहायता की थी। दूसरी बात कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हमें हंसकर करना चाहिए, वही हमारे सफलता के मार्ग खोलता है। तीसरी बात, किसी के आचार व्यवहार को उसकी वेशभूषा के आधार पर नहीं मापना चाहिए। राहदारी का अर्थ है यात्रा कर, चित यानी पर्ची, वेश यानी कपड़े, मनोवृत्ति का अर्थ होता है मन की भावना, कंडे से अभिप्राय है गोबर के बने हुए उपले। व्यापारिक से अभिप्राय है व्यापार से संबंधित, चौकियां सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने, पलटन सेना जो कि फौजी पलटन उस समय वहां रहा करती थी, परित्यक्त जिन किलों को त्याग दिया गया था यानी त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। निम्न श्रेणी यानी घटिया किस्म के जो लोग थे वो शाम के समय निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में प्रवेश करने नहीं देते थे। समाधिगिरी, टिंडरी समाधिगिरी की बात हो रही है। वह पहाड़ी जिस पर समाधि बनी हुई है। गंडा क्या था? डंडे के ऊपर कोई भी कपड़ा बांधकर बनाया गया। और भरिया कहते हैं सामान उठाने वाले को। लेखक को भरिया नहीं मिला था। तीसरी बात है जागीरदार, जागीरों का मालिक। बेगार अर्थात बिना मेहनत काम करने वाला। भिक्षु से मतलब है बौद्ध अनुयायी या सन्यासी। हस्तलिखित से अभिप्राय है हाथ से लिखी हुई पोथियां यानी किताबें। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है बेटा? इस पाठ के लेखक का नाम था राहुल सांकृत्यायन। उनका पहला नाम केदार पांडे था, जो कि बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद उन्होंने बदल लिया था। फौजी किलों में अब कौन रहते हैं? फौजी किलों में अब किसान रहते हैं। तिब्बत में कौन सी कठिनाइयां हैं? तिब्बत में बहुत सारी कठिनाइयां हैं कि वहां रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, वहां पर डाकुओं का सामना करना पड़ता है, पुलिस का जो योगदान है वो ज्यादा नहीं है, वहां कड़ी धूप और कड़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। किसकी जान पहचान की वजह से लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई? सुमति की जान पहचान की वजह से लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी थी? तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह डांडे थी, जहां पर डाकू रहा करते थे। पहाड़ी का नाम क्या था? पहाड़ी का नाम टिंडरी समाधिगिरी था। सुमति यजमानों के पास क्या पहुंचाने का काम करता था? सुमति यजमानों के पास गंडे पहुंचाने का काम करता था। लेखक और सुमति सुबह कितने बजे चले थे? लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले थे, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप का सामना भी करना पड़ा था। धूप से बचने के लिए क्या करना पड़ता था? धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा बांधना पड़ता था। जमीन किन में बटी हुई थी? जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। भिक्षु को किसके समान आदर मिलता था? भिक्षु को राजा के समान आदर मिलता था। शेखर विहार के भिक्षु का नाम क्या था? शेखर विहार के भिक्षु का नाम नमसे था। मंदिर में कितनी पोथियां रखी हुई थी? मंदिर में 103 पोथियां रखी हुई थी। अब आती है बात संवाद लेखन की। व्याख्यान 2 में हमने संवाद लेखन के विषय में पढ़ा था। क्या होता है संवाद? प्राय दो व्यक्तियों या मनुष्यों के बीच में या मध्य में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। जो आपस की वार्तालाप होती है उसको संवाद कहते हैं। लिखित रूप उसका संवाद होता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना हम आपस में बातचीत किसके माध्यम से दर्शाएंगे? दो व्यक्तियों के नाम लिखने मात्र से नाटक नहीं बन जाते, उपन्यास नहीं बनते, कहानी नहीं बनती। उसके लिए संवादों की आपस की बातचीत को दर्शाना आवश्यक होता है। संवाद लेखन एक आज कला है जो कि महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है। देखो आज भी ये व्यवसाय है कि फिल्में लिखी जाती हैं, फिल्मों में राइटर होते हैं ना, वही तो लिखते हैं संवाद। आपने कहानी बता दी लेकिन उसे संवाद के रूप में लिखने के लिए भी, डायलॉग राइटिंग के लिए भी एक कार्य होता है। इसी वो जो आज व्यवसाय का रूप ले चुका है। उद्देश्य क्या है कि इसके माध्यम से हमें पात्रों की प्रवृत्ति यानी आदत, सोच, स्थिति, शैली इत्यादि की झलक मिलती है। इस प्रकार वक्ता के उद्गारों से, विचारों से उसके मनोभावों का पता चलता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। संवाद की क्या विशेषताएं हैं? देखो संवाद की जो भाषा है वो सरल, सुबोध यानी ज्ञान देने वाली, अच्छा ज्ञान देने वाली तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। संवाद में बनावटीपन नहीं होना चाहिए।
पात्रों के संवाद की भाषा शैली भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए। जिसका आप अभिनय कर रहे हो वैसी ही आपकी भाषा होनी चाहिए। आपको जो किरदार दिया गया है आपको उसी के अनुसार अपने विचारों को प्रकट करना होता है। आप एक अध्यापक हैं, आप एक शिष्य हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप अपराधी हैं, तो जो आपको अभिनय दिया गया है आपको उसी के अनुसार अपनी शैली को भी अपनाना चाहिए। वाक्य संक्षिप्त यानी छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लिष्ट का मतलब अपशब्द यानी बुरे शब्द। प्रत्येक संवाद का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, अर्थात संवादों में क्रमबद्धता और संबद्धता होनी चाहिए, क्रम से लिखे हुए होने चाहिए, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कहाँ रुकना है, कहाँ ज्यादा समय के लिए रुकना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। पात्रों के क्रियाकलाप, भाव, मुद्रा, विचार इत्यादि को कोष्टक में संवाद के साथ लिखना चाहिए कि जो वक्ता है वो हंसते हुए या उठते हुए या बैठते हुए या मन ही मन में या करुणामय भाव में, तो इन सब चीजों को कोष्टक में लिखा जाता है क्योंकि ये भाव लिखते समय दर्शाए नहीं जा सकते। अब आपका गृह कार्य की चर्चा करते हैं। जो व्याख्यान 2 में मैंने आपको गृह कार्य में 3 प्रश्न दिए थे, उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा आज हम करेंगे। पाठ के आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। देखिए, पाठ के आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं थी कि वो मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है, जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते थे, यानी कि उनका स्वभाव हंसमुख था, मिलनसार थे। और लोगों से मिलने का मतलब है कि वो गंडे बांटने के लिए लोगों के घर जाया करते थे, इसलिए मिलते रहते थे। सुमति समय के पाबंद थे, यानी समय के पक्के थे। वे लेखक के देरी से पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जब लेखक अपने घोड़े की वजह से 1.5 मील भटक गया था या धीरे चलने की वजह से लेट पहुंचा था, तो वो देरी से पहुंचने की वजह से उनसे नाराज हो गए थे। सुमति उन लोगों के धर्म गुरु थे जो लोगों को गंडे बांटा करते थे, यानी कि धर्म के गुरु थे। गंडे बांटने के लिए वो गया से लेकर के आया करते थे, इसीलिए उनके धर्म गुरु कहलाते थे वो। सुमति का स्वभाव लालची था, इसलिए गंडे के समाप्त हो जाने पर वह किसी भी कपड़े से गंडे बनाकर बांट देता था। उसे लोगों की भावनाओं का कोई आदर नहीं था, लोग अंधविश्वासी थे, इसलिए इसकी बात पर विश्वास भी कर लेते थे। अगला प्रश्न था कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। देखिए बेटा, सामान्यतः लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस व्यक्ति की वेशभूषा अच्छी होती है वही सम्मान के योग्य होता है, जिसकी वेशभूषा अच्छी नहीं होती उसे सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव केवल उसकी वेशभूषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि अच्छे कपड़े वाले व्यक्ति ही अच्छे इंसान हो सकता है बुरे कपड़े पहनने वाले या गंदे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति भी ज्यादा अच्छे हों। ऐसा होता तो हर सफेद पोश व्यक्ति अच्छा हो, सस्ते कपड़ों वाला व्यक्ति भी उच्च विचारों वाला हो सकता है। अब आपको मैंने एक संवाद दिया था कि पति पत्नी के बीच में घर के खर्चे को लेकर संवाद 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर पत्नी जो है वो है मीना और जो पति है वो अशोक है। पत्नी क्या कहती है कि मुझे 2000 रुपए देकर जाना। पति कहते क्यों, अभी 2 दिन पहले ही तो दिए थे। मीना कहती है आपको पता है वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, परसों सिलेंडर वाले को पैसे दिए थे तो काम बंद करने वाली नौकरानी को भी तो पगार दे दी थी। अशोक कहता है अभी तो अतुल की फीस भी देनी है, उसकी पुस्तकें भी खरीदनी है। मीना कहती है सोच रही हूँ मैं भी फिर ट्यूशन पढ़ानी आरंभ कर दूं घर में। वो कहते हैं देख लो, अगर ये काम कर सकती हो तो ठीक रहेगा, घर का खर्च भी ठीक प्रकार से चलेगा। देखिए ये आपके लिए उदाहरण है, आप इसे अपने विचारों को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपके घर में भी इस तरीके की अगर बातचीत होती है, पति पत्नी के माता पिता के बीच में होती है, तो आप उसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपके मन में अगर कोई और विचार है तो आप अपने तरीके से संवाद को आगे बढ़ा भी सकते हैं और इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। और जो प्रश्नोत्तर की चर्चा हमने की है वो आप अपने साफ कॉपी में कर लीजिएगा, साफ उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पिछले 2 व्याख्यानों में दिए गए गृह कार्य को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इस तीनों व्याख्यानों के आधार पर, पहले, दूसरे और तीसरे व्याख्यान के आधार पर आज आपके लिए एक प्रदत्त कार्य एडक्वर्क साइट पर आएगा। आप उसे पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद उसे अपनी रफ कॉपी में कीजिएगा। उससे अगले दिन आपको उस प्रदत्त कार्य का हल भी मिल जाएगा। फिर उससे अगले दिन आपकी एक लिखित कक्षा परीक्षा होगी। इन तीनों व्याख्यानों के आधार पर आप अपनी लिखित कक्षा परीक्षा की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।